गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्रीनिवास पांडे आपकी सेवा में फिर से एक बार हाजिर हूँ। टॉपिक आप देख ही रहे हैं क्या चलने वाला है। रात के 9 बज रहे हैं और सब लोग आ जाइए। आपके लिए तो लाइव ही चलता है, मेरे लिए भले रिकॉर्डेड है। बहुत से लोगों का प्रश्न उसमें सर रिकॉर्डेड है कि अरे क्या मतलब पढ़ता है कि मैं तुम्हारे कमेंट्स वहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं ऑलरेडी पढ़ रहा होता हूँ, आप ये समझो कि आप लाइव ही देख रहे हो। हाँ, पर उस तरह से मैं जवाब आपका नाम लेकर के नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहती है। पर मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखता रहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं ज़रूर वहाँ पर देख रहा होता हूँ। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को यह बताया हुआ है कि मैं देख रहा होता हूँ अपने सारे वीडियोस, है ना। इसी वजह से उस दिन मैंने बोला था कि भैया जो है एक हम लोग को लिमिट में रह के कमेंट करना चाहिए, बस वो बातें थी। तो चलिए, आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ये जो लिखा हुआ है सबसे आसान ट्रिक से याद करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। सिलेक्शन के लिए कोई ट्रिक नहीं होती। देखिए, ट्रिक का मतलब क्या होता है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। आप किसी बड़ी चीज़ को शॉर्ट करके बता दीजिए। अब मैं बड़ी चीज़ को शॉर्ट करके बता दूँ, 4 लोग को अच्छा लगेगा, 4 लोग को खराब लगेगा। तो 4 लोग को लगेगा नहीं अच्छा नहीं है, तो उनके लिए तो ट्रिक बेकार हो गई। 4 लोग को अच्छा लगेगा क्योंकि उन्होंने जो अपने लिए बनाई हुई थी उससे ज़्यादा उनको बेटर लग रही थी। तो ट्रिक का मतलब है आप अपने लिए किस तरह से आसान करते हो, आप अपने शब्दों में याद करोगे तो उसको ट्रिक आप कहिए, है ना। मैं ट्रिक के लिए कतई मैं ट्रिक में कुछ नहीं होता है। आपका दिमाग किस तरह से किसी चीज़ को आसान पैटर्न में याद कर सकता है, उसी को आप ट्रिक का नाम दे रहे हो, है ना। तो आप कोशिश करिए कि उस चीज़ के लिए आप खुद ट्रिक बनाइए। दूसरे का ट्रिक आपके काम नहीं आने वाला है। दूसरे का ट्रिक आपके काम नहीं आने वाला। मुझे रहता है तो मैं खुद के अपने ट्रिक बनाता, ठीक है। मैं अपने खुद के याद रखने के लिए मैं अपना खुद का ट्रिक बनाता हूं और वो मैं अपने तक ही रखता हूं। शेयर करने का मतलब नहीं है क्योंकि दूसरे को समझ आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आप अपने ट्रिक्स खुद बनाइए। ट्रिक क्या, याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म तरीका, समझ रहे हैं। बाकी मैटर मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोवाइड करा रहा हूँ। थोड़ा लंबा क्लास जरूर जा सकता है, लेकिन आपको इससे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा जो आज मैं देने वाला हूँ। अच्छा, एक रिमाइंडर, चेतावनी मैं यहाँ पे दिए दे रहा हूँ लोगों को कि क्लास थोड़ी सी टफ होगी। मैं पहले बोल रहा हूँ, तो जिन लोगों को थोड़ा जाना है वो जा सकते हैं। क्लास थोड़ी सी टफ होने वाली है, ठीक है। हाँ, क्लास थोड़ी सी टफ होने वाली है, पहले ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअली फिजिक्स की कुछ चीज़ें हैं जो रटंत विद्या तो होती हैं, पर उसको थोड़ा समझाने का मेरा काम है कि उसको आपको हल्का समझाऊं कि किस तरह से चीज़ें हो रही है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप देख रहे हैं विभिन्न राशियाँ। मैं आज की क्लास में क्या बात करने वाला हूँ उसको ज़रा आप सुन लें। मैं आज की क्लास में आपको राशियाँ बताऊँगा, उनके यूनिट्स बताऊंगा, विमाओं की बात करूंगा, है ना, विमाओं की बात करूंगा, और कुछ हद तक जो उनसे उन चीज़ों को नापने या मापने के लिए यंत्र इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं उसकी भी बात थोड़ी सी करूंगा। तो हो सकता है लेक्चर लंबा जा सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो भैया फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, आप सब लोग जुड़े रहिए, मजा आएगा, मजा आएगा आपको, बस देखते रहिए। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स की अगर संख्या देखें तो 7 है। फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या अगर देखें तो 7 है। फंडामेंटल मूल भौतिक राशियां वह राशियां हैं जिनसे अन्य राशियां उत्पन्न हुई हैं। जैसे अगर मैं कहूं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर एक बात करूं ऐसे तो किसी रेक्टेंगल के एरिया क्या हुई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, दोनों
मीटर में ही तो है, तो इनके लिए मूल भौतिक राशियां क्या है, वह मीटर हो गई, लंबाई हो गई या लेंथ हो गई। तो ऐसे याद रखिए, मूल भौतिक राशियों का इस्तेमाल करके अन्य राशियां बनाई जाती हैं। ठीक है, अन्य राशियां बनाई जाती हैं। तो इन राशियों की सहायता से अन्य राशियां बनाई जाती हैं। तो इन राशियों को जरा देखें, वह क्या है, वह 7 है। मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है, कितनी है, 7 है। जरा देखते हैं 7 कौन कौन सी हैं। सबका नाम यहां पे लिख रहा हूं, जरा देखिए 7 कौन कौन सी हैं। समय, टाइम, समय, पहला समय। लेंथ, लंबाई, लेंथ, लंबाई, ठीक है, लेंथ, लंबाई। मास, द्रव्यमान, धारा, करंट, धारा, करंट। ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट कैंडेला, क्या है, कैंडेला। इसके बाद है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। क्या होगी वह पदार्थ की मात्रा, क्या होगी, पदार्थ की मात्रा यहां पे क्या हो जाएगी, मोल में, क्या इसमें हो जाएगी, मोल में। इसके बाद आता है ताप, टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर। तो ये आपकी 7 राशियां हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। टेम्परेचर, अभी मैं इन सब की यूनिट्स की बात करूंगा वैसे, ठीक है, मैं इन सब की यूनिट्स की बात अभी करूंगा। तो आप देख रहे हैं समय, लेंथ, द्रव्यमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप, टेम्परेचर। ये आपकी 7 मूल भौतिक राशियां हैं। क्या है, 7 मूल भौतिक राशियां। आगे चलते हैं, अब जरा देखते हैं। मैं इसी बोर्ड पे चीजों को लिख रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझते चलिए। ये 7 इनकी संख्या है। अब मैं यहां पर एक एक चीज की यूनिट डिस्कस करता चलता हूं, आप जरा देखते चलिए। टाइम, समय, यूनिट है सेकेंड, इसी में लिखा जाता है। जो इसकी मूल यूनिट लिखी जाती है वो सेकेंड में लिखी जाती है, या इसको आप आवर, घंटा, है ना, मिली सेकेंड, सेकेंड, इस पे लिख सकते हैं। यहां मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जरा देखिएगा। आवृत्ति, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा, मैं एक एक चीज से ही कई चीजें निकालता चल रहा हूं। आवृत्ति, यह होता है 1/समय, 1/समय या प्रति सेकेंड। इसकी जो आवृत्ति की यूनिट होती है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज, नाम सुने होंगे, हर्ट्ज, या रेडियन प्रति सेकेंड, या रेडियन प्रति सेकेंड। या किसकी यूनिट्स हैं, आपकी आवृत्ति की यूनिट्स हैं। किसकी यूनिट्स है भैया, आवृत्ति की यूनिट्स हैं। तो क्या आपने यहां पे कुछ चीजों को समझा, मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं। आवृत्ति समय से मैंने निकाल के आपको बताया। हर्ट्ज और रेडियन प्रति सेकेंड किसकी यूनिट है, आवृत्ति की यूनिट। क्लियर हो गई। चलिए और कुछ बातें करता हूं। लेंथ, लंबाई, इसको किस में लिखा जाता है, मीटर में लिखा जाता है। किस में लिखा जा रहा है, मीटर में लिखा जा रहा है। लेकिन अगर यूनिट्स, अगर आप डायमेंशंस चेंज करेंगे तो बड़ा यूनिट किलोमीटर, छोटा सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये सवाल जरा देखिएगा,
जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वहीं से चल रहा हूँ। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। एक बात ये याद रखिए, 1 एंगस्ट्राम बराबर और 1 नैनोमीटर बराबर, ज़रा ध्यान से बताइए कितना होगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर और 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। मैं जानबूझ के वही चीज़ें लिख रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आती हैं, मैं और कुछ भी बोर्ड पर नहीं लिखूंगा। प्लीज़ किसी को लग रहा होगा कि सर कुछ कहानी बताएंगे वगैरह, नहीं। यहाँ पर एक एक बिंदु जो लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ है, वो सब आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्राम क्या हो गया भैया ये, और ये हो गया, यह दूरी है। अब मैं यहाँ पर और बातें कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। और जरा देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी। आप उसको लेंथ ही समझिए ना, किसकी है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी। मतलब यह है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी कितनी है। तो अगर आप इसको निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में कितना सेकंड? 1 घंटे में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। तो पूरे दिन में कितने सेकंड आए आपके? पूरे दिन में कितने सेकंड आए? 24 × 3600 आए। पूरे साल में कितने सेकंड आएंगे? × 365। क्या यह कुल समय आया साल भर का सेकंड में? क्या यह साल भर का कुल सेकंड आया सेकंड में कि नहीं? गुणा कर लीजिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं बस। अब ये बताइए, चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर दूरी बटा समय। ये तो सबको पता होगा भाई, दूरी बटा समय। तो दूरी निकालनी है आपको, दूरी निकालनी है तो चाल गुणित समय करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब यहां से दूरी आप निकालेंगे, दूरी क्या आएगा? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में इतना चलता है, तो इतने सेकंड में कितना चलेगा? गुणा कर दीजिए ये पूरा, यहां ले आकर के इसका क्या करिए? गुणा कर दीजिए, पूरी दूरी निकल आएगी। समझ रहे हैं आप? पूरी दूरी। आपसे बस इतना पूछ सकता है कि भैया ये बताइए प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। अगर हम देखें प्रकाश की चाल क्या है, तो प्रकाश की चाल है भैया, प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह चाल है। तो आप देख रहे हैं मैंने कितने पॉइंट्स आपको केवल लंबाई से बताए, दूरी से बता दिए। प्रकाश वर्ष, 1 एंगस्ट्राम, नैनोमीटर, यह थोड़ा सा आपको यहाँ पर फॉर्मूला टाइप बताया, ये चीज़ आई, और यह स्पीड बताई। एक और यूनिट है, एक और यूनिट है, वो ज़रा ध्यान से देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में पता है क्या लिखते हैं? एयू लिखते हैं। खगोलीय दूरी या खगोलकीय दूरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? खगोलकीय दूरी बोला जाता है। तो यह भी क्या है? यह भी दूरी का ही यूनिट है, यह भी दूरी का ही यूनिट है। ठीक है, यह भी क्या है? दूरी का ही यूनिट है। क्या आपको सारी बातें यहां से समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, क्या सारी बातें आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो याद रखिएगा, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1 AU, यहां लिख रहा हूं, भर दूंगा, 1.5 × 10⁻11 मीटर, ये होता है 1 AU। तो आप समझ गए दूरी के लिए क्या क्या पूछा जा सकता है। मैंने समय के लिए बता दिया और मैंने दूरी के लिए भी बता दिया। बात समझ में? अभी मैं केवल फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहा हूं। हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। अगर इस पे नहीं होगा मैं कोशिश करूंगा इसका पार्ट 2, लेकिन कुछ भी छोड़ूंगा नहीं मैं।
कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आपको ये सारी चीज़ें पेड में दी जाती हैं, पर ठीक है, मैं उसके लिए अब वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पूरा कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा कंटेंट दे रहा हूँ। तो आपको ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई। चलूँ मैं, दूरी के लिए आपने देख ली, दूरी से जितना सवाल बन सकता था बना दिया, समय से जितना सवाल बना सकता था बना दिया। चलिए आगे चलता हूं। अब जरा देखते हैं हम, ताप जरा देख लेते हैं, टेम्परेचर। क्या देख लेते हैं? टेम्परेचर। ताप, ठीक है। यूनिट जरा देखते हैं क्या क्या होगी भैया। यूनिट जरा देखिए, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, और एक और इस्तेमाल किया जाता है र्यूमर स्केल। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, तो प्लीज़ इग्नोर करना, बस मुझे एक्चुअली सारी चीज़ पढ़ानी है ना, और समझाना भी है। तो जिसको लग रहा होगा कि उसके काम का नहीं, वो जा सकता है, पर जिन लोग को लग रहा हो कि हाँ ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है, तो वो सब मेरे साथ जुड़े रहे। जरा देखिएगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में पहले जरा देखते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, याद रखिएगा। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा, इसमें और 10 जोड़ दीजिए, 283 केल्विन। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा, 383 केल्विन, है ना। तो केल्विन को के से लिखा जाता है। तो इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दे के रखिएगा, किस तरह से चेंज किया जाता है। 273 का एडिशन किया जाता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। C/5 इज इक्वल टू F-32 C/9 F-32/5। ठीक है, तो याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज याद रखिएगा, है ना। चलिए, और आप केल्विन में जरा ध्यान से देखना यार, इससे सवालें बन जाती हैं। यह पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको बोल दे 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करिए, है ना, केल्विन में चेंज कर दिए, ठीक है, केल्विन में चेंज करिए। तो याद रखिएगा इसमें क्या किया जाना है, क्या किया जाना है, आपको 273 ऐड कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड कर देना है। क्लियर है। चलिए, ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लो, ये यहां नहीं यहां होगा। C/5 F-32/9। ये फॉर्मूले पे बहुत सवाल आ जाती है। जैसे एक सवाल आप देख लीजिए, न्यूमेरिकल, आराम से चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिएगा, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 एट व्हाट टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आई हुई है। एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल। वो वैल्यू बताइए जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं। जरा देखिए, सवाल करा दे रहा हूं आपको। देखिए, C/5 F की जगह क्या रखना है, क्योंकि दोनों कह रहा है इक्वल हो जाए, तो यहां पर भी C रखिए, C-32/9। यहां ले आइए, 9C = 5C, और इधर क्या हो जाएगा,
5 दूना 10, 1 5 15 1 16। ठीक है, इधर ले आइए 4c बराबर -160, तो c बराबर क्या आ गया मेरे भाई आपका -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर ये इक्वल होते हैं। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया टेम्परेचर किससे किससे मापा जाएगा, टेम्परेचर किससे किससे मापा जाएगा, आपको सारा समझ में आ गया। ठीक है, और कुछ दिक्कत यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि सर इसमें से आपने जितना भी बताया है वो सवालें ना आती हो, कोई नहीं कह सकता, और इससे बाहर भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये जरा देखिए, मेजर करने के लिए आपको मालूम ही है क्या इस्तेमाल करते हैं आप, क्या इस्तेमाल करते हैं? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, एक नाम और याद रखिएगा, पाइरोमीटर, जो बहुत उच्च ताप को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा उच्च ताप को नापने के लिए वह क्या इस्तेमाल किया जाता है? उसका नाम है पाइरोमीटर। क्या नाम है उसका? पाइरोमीटर। पाइरोमीटर। क्लियर? पाइरोमीटर। सारा यहीं पर ज्ञान लेते चलो भैया। क्या नाम है? पाइरोमीटर। और वैसे नॉर्मल टेम्परेचर के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलिए, थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। चलूं आगे, यहीं पर अगला आपने देखा था करंट। करंट देखा था, धारा। करंट। करंट आपको मालूम है यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और एक और होती है, वो क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया ना, Q बराबर IT। Q बराबर IT है ना, Q बराबर IT, Q बराबर IT, Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो जैसे अब यहां पर अगर कहेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा T। और Q क्या होता है? Q होता है चार्ज, आवेश, और T क्या है? समय। मैं आपको जब विद्युत पढ़ाऊंगा तो उसमें चार्ज वगैरह मैं सब बताऊंगा अच्छे से। फिलहाल अभी ये देखिए, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और समय हो गया सेकंड में। ये किस में हो गया? सेकंड में हो गया। तो यहां से आई क्या हो गया? कूलम, कूलम प्रति सेकंड। यह भी एक इसकी यूनिट हो गई। तो एम्पियर तो होती ही होती है, साथ ही में कूलम प्रति सेकंड भी इसकी यूनिट होती है, तो याद रखिएगा। और इसके जो धारा नापने के लिए यंत्र इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं? अमीटर। क्या बोला जाता है? अमीटर। कुछ जगहों पे मल्टीमीटर भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर है ना, मल्टीमीटर। गैल्वेनोमीटर, याद रखिएगा, यहां स्टार बना करके एक पॉइंट लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया है। गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर धारा का पता लगाने के लिए होता है, ना कि मापने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए होता है। धारा का पता लगाने के लिए, धारा का पता लगाने के लिए। क्लियर? धारा का पता लगाने के लिए, धारा का पता लगाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। क्या इस्तेमाल किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। क्या यहां से सारी बातें आप सभी को समझ में आ रही है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ठीक है, क्या सारी चीजें समझ में आ रही भैया? देखिए, मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा टफ जा सकता है ना, थोड़ा सा टफ जा सकता है, लेकिन यकीन मानिए इससे अच्छा कंटेंट मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिलेगा, है ना। और आप समझ रहे हैं यार, क्योंकि देखो कुछ लोग इस बैकग्राउंड के नहीं होंगे, आर्ट्स के नहीं हो, मतलब साइंस साइड के नहीं होंगे, उनको थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही होगी, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज करने का कोशिश करेंगे तो आपसे हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो है थोड़ा सा अगर बच्चा साइंस साइड का रहता है तो उसको समझने में ज़्यादा आसानी होती हैं, पर अगर थोड़ा सा आर्ट साइज का रहता है तो उसको दिक्कत ज़रूर आती है। पर प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा मैनेज करने का कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं मूल भौतिक राशियाँ जो हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की यूनिट्स एक एक करके डील कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात इस समय कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहां पर अब मैंने मूल भौतिक राशियों से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको डील कर ली। अब हम इसी यूनिट्स पर आगे चलते हैं जरा, ठीक है, आगे चलते हैं और जरा उसको देखने का प्रयास करते हैं क्या क्या है ना। जरा देखिए, विभव,
जल्दी जल्दी देखते हैं। विभव, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कहिए आप इसको, विभव और विभवांतर, यूनिट, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट क्या होगी मेरे भैया? इन दोनों को अगर कहें तो इनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट्स होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। नेक्स्ट आते हैं जरा, कार्य, वर्क। W बराबर F इंटू डी। सदिश राशि F और सदिश राशि D जो कि यहाँ विस्थापन है, इन दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। यह एक्चुअल फार्मूला होता है। अगर इसको पूरा सही से लिखना चाहें तो मॉड F मॉड D cos थीटा। तो लेकिन अगर हम जनरल बात करें, ठीक है, तो W बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन। बल का फॉर्मूला, बल क्या है? फोर्स। यही सब बताता चल रहा हूं भैया। बल न्यूटन, क्या लिख सकते हो? न्यूटन डाइन। न्यूटन डाइन ये क्या है? बल के मात्रक है। क्या है मेरे भैया? बल के मात्रक है, न्यूटन डाइन। और विस्थापन तो किस में लिख सकते हो आप? मीटर, किलोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, किसी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। इसको अगर आपको ऐसे लिखना है, बल यूनिट अगर आपको उस तरह से लिखना है, देखिए न्यूटन मीटर, कार्य बराबर यहां आपको अगर लिखना है आपको ऐसे, तो न्यूटन मीटर। अगर मीटर दिया हुआ, ये दिया हुआ है, लिख सकते हैं ना, न्यूटन मीटर। लेकिन अगर एक प्रॉपर यूनिट्स देखें तो जूल, याद रखिएगा, किलो जूल, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। कार्य की जो यूनिट है और जो किसकी यूनिट है और जो आपकी ऊर्जा की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट, वो सेम आती हैं। कार्य की यूनिट, कार्य की विमा, ऊष्मा, ऊर्जा की यूनिट, ऊर्जा की विमा क्या आती है? कार्य के इक्वल आती है। वो मैं विमा जब पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं उसमें बात करूंगा, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा वो। तो कार्य, ठीक है, तो कार्य होता है बल गुणित विस्थापन, जूल, किलो जूल, और ये रहा इसका फार्मूला। समझ में आई बात? तो अब यहीं पर मैं अब जो अगली बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं? ऊर्जा की बात कर ले रहा हूं। एनर्जी, 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 ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, यूनिट जरा देखें, फॉर्मूला देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। यहां m क्या है? m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। ठीक है, वेग। वेग अगर बात करें, वेग, वेलोसिटी, इसकी यूनिट की अगर बात करें तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, आप ऐसे बोल सकते, लेकिन जो एक जेन्युइन लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? मीटर प्रति सेकेंड। द्रव्यमान किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। समझ में आई बात? तो गतिज ऊर्जा ये हुई, जिसको काइनेटिक एनर्जी के बोला जाता है। के का फुल फॉर्म क्या है मेरे भैया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अंग्रेजी वाले देखते चलें। आप देखिए, मैं एक ही से कितनी सारी चीजें डील कर रहा हूं, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं, है ना?
आप कंफ्यूज मत होइए। अगर ऊर्जा का और एक प्रकार देखें हम तो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है इसका भी? फॉर्मूला क्या है? पीई बोला जाता है। इसका फॉर्मूला लिखते हैं mgh। mgh, m क्या है? द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? हाइट है, ऊंचाई है। क्या है? हाइट है, ऊंचाई है। अब यहां पे देखिए, कोई भी त्वरण हो, कोई भी त्वरण हो, कोई भी त्वरण हो, एक्सीलरेशन हो, कोई भी त्वरण हो, एक्सीलरेशन हो, सारी यूनिट्स की बात कर चलता चल रहा हूं भैया। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन समय के साथ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, इसकी जो यूनिट लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई भी त्वरण हो, कोई भी त्वरण हो, उसके लिए यूनिट क्या लिखेंगे आप? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सारी फैक्चुअल चीजें हैं यार, आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? सारी फैक्चुअल चीजें हैं, आपको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी? याद रखनी पड़ेंगी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। एक एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है, और प्लीज देखते चलिए। तो यहाँ देखिए, मैंने त्वरण बता दिया, मैंने वेग के बारे में बता दिया आपको। यहाँ ऊर्जा, अब यहाँ पे ऊर्जा चल रही थी, तो अब जरा ऊर्जा की यूनिट्स जरा देखिए आप। तो ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी ऊर्जा है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के बता दिया कि हाफ mv², या फार्मूला गतिज ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होता है। वहाँ m क्या है, v क्या है, वो बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी mgh, वहाँ m क्या है, g क्या है, यह बता दिया। g छोटा वाला g है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए त्वरण की जो यूनिट है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग मतलब विस्थापन बटा, क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और दूरी क्या होता है? और चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और दूरी क्या होती है? चाल क्या होती है? सॉरी, चाल क्या होती है? दूरी बटा समय, ठीक है? और यूनिट इनके लिए भी क्या लिखे? मीटर पर सेकंड वही रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा वो यूनिट सेम रहेगी, क्योंकि विस्थापन भी किस में होगा? मीटर में होगा। विस्थापन भी अगर होगा तो किस में होगा? मीटर में होगा। और दूरी भी अगर चली जाएगी तो वह किस में होगी? मीटर में ही होगी। तो ये जरा देखिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण की यूनिट। अब जरा ध्यान से देखिए, जितनी भी आपकी ऊर्जा है, किसी भी प्रकार की हो, उसके लिए यूनिट जरा देखिए क्या क्या लिखते हैं भैया हम। कैलोरी, याद रखिएगा, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो जूल भी किसकी यूनिट हुई? कैलोरी, जूल किसकी यूनिट हुई? आपकी ऊर्जा की यूनिट हुई। जूल, कैलोरी किसकी यूनिट हुई? आपकी ऊर्जा की यूनिट हुई। आप ऊष्मा की भी यूनिट बोल सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तो जितने भी प्रकार की ऊर्जा है, आप उसको क्या बोल सकते हैं? इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। या जैसे अगर मैं विद्युत ऊर्जा की बात करूं, तो उसके लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है वो क्या इस्तेमाल की जाती है? किलोवाट घंटा, KWH, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। उसको आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? कैलोरी में भी कर सकते हैं और जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो किलोवाट घंटा, कैलोरी, जूल, ये सब किसकी इकाइयां हैं? किसकी इकाइयां हैं? ये सब आपकी ऊर्जा की इकाइयां हैं। अर्ग, ERG, अर्ग, ERG, अर्ग, अर्ग भी किसकी यूनिट है? यह भी
ऊर्जा की ही यूनिट है। अर्घ भी किसकी यूनिट है? ऊर्जा की ही यूनिट है। क्या यहां से सारी बातें आपको समझ में आई हैं? क्या सारी बात समझ में आ गई आप सभी को? चलिए, यहां किसी को नोट करना हो तो कर लीजिएगा। एक अर्घ बराबर 10 की घात -7 जूल। ठीक है, तो क्या आपको ऊर्जा की यूनिट समझ में आई? क्या ऊर्जा की यूनिट समझ में आई? आप सभी को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप यह पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता हूं और आगे चलता हूं, आपको कुछ और अच्छी बातें बताता हूं। चलिए, दाब यहीं आप मेरे साथ बहुत सी चीजें, अब जैसे दाब पढ़ाऊंगा तो सिर्फ दाब की यूनिट नहीं बताऊंगा, बहुत कुछ उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको पूरा का पूरा आप ये समझिए कि एक इस लेक्चर में आप जो पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कर रहा हूं, क्योंकि कुछ चीज आपकी छूटे नहीं, समझ रहे हैं? तो आप प्लीज पूरा इसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी, बहुत सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दाब एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। मैंने वहां पर जब सदिश बताया था तो उसमें शायद छूट गया हो। अदिश राशि है, जो चीजें छूट गई मैं यहां लिख जरूर दूंगा। अदिश राशि है दाब, इसको प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेशर। ये क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल की यूनिट क्या हुई? न्यूटन। और क्षेत्रफल किस में हो गया मेरे भैया? मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसकी एक जेन्युइन क्या है? जेन्युइन जो है इसका यूनिट है। याद रखिएगा, कभी कभी केजी प्रति मीटर स्क्वायर या केजी प्रति मिलीमीटर स्क्वायर यह भी दे दिया जाता है। तो इसके लिए यह भी आप पॉइंट एक याद करके रखिएगा, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि केजी प्रति मीटर स्क्वायर या केजी प्रति मिलीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? तो यह भी आपकी दाब प्रेशर की यूनिट है, दाब या प्रेशर की यूनिट है। और जरा इसकी यूनिट्स की बात करते हैं जो कि अलग तरीके से पूछी जाती हैं। पास्कल, 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 इसकी यूनिट क्या है? पास्कल। क्या है? पास्कल। बार, क्या? बार। एटीएम, एटीएम, एटीएम भी होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एक जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको एक एटीएम बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको क्या बोला जाता है? एटीएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटीएम बोला जाता है। बार, बार भी होता है क्या? दाब का इकाई। पास्कल भी क्या होता है मेरे भैया? दाब का इकाई होता है। आप सब नोट करते चलिएगा भैया, ठीक है? और ये आपने तो पढ़ा ही होगा, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना? ये सब क्या डिनोट कर रही हैं? ये सब दाब है ना, याद रखिएगा। दाब, दाब के नापने के लिए यंत्र इस्तेमाल अगर आप कोई कर रहे हैं तो याद रखिए, जैसे बैरोमीटर, बैरोमीटर यह वायुमंडलीय दाब नापता है। क्या नापता है? वायुमंडलीय दाब, याद रखिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या नापता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके बाद बैरोमीटर हुआ। और कोई कमेंट सेक्शन में नाम आप लिखते चलिए, कमेंट सेक्शन में आप नाम लिखिए कि आपको और क्या पता है। आपने सुना होगा जिससे रक्तचाप नापते हैं उसका नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना? स्फैग्मोमैनोमीटर, SPHYGMO
मैनोमीटर, मैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर या ब्लड प्रेशर, रक्तचाप नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड प्रेशर क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या मापने के लिए, ब्लड प्रेशर। स्फैग्मोमैनोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर नापने के लिए। कुछ और जरा देख लें, आपने एक नाम और देख लीजिए, मैनोमीटर, 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 ठीक है। मैनोमीटर भी क्या होता है, दाब नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, स्फैग्मोमैनोमीटर रक्तचाप नापने के लिए, और मैनोमीटर नॉर्मल प्रेशर को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो और 760 mm ऑफ Hg ये बैरोमीटर में भरा रहता है। अगर इतना शो कर रहा होता है तो समझ लीजिए कि सामान्य दाब है ना। और याद रखिएगा यहाँ पर मैं यहाँ पर हिंट करना चाह रहा हूँ एक पॉइंट, लैक्टोमीटर का नाम सुना है आपने, लैक्टोमीटर। कृपा करके यहाँ पर यह दूध की शुद्धता नापता है, यहाँ दाब नहीं नाप रहा है, यह दूध की शुद्धता नापता है, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इसका दाब से लेना देना नहीं है। लैक्टोमीटर क्या कर रहा है, दूध की शुद्धता नाप रहा है, ठीक है। एक होता है हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं। एक क्या नापता है, एक आपका ह्यूमिडिटी नापता है और एक आपका क्या नापता है, आपका किसी भी पदार्थ का घनत्व नाप रहा है, ठीक है। किसी भी पदार्थ का घनत्व नाप रहा है। चलिए वो जब मैं पढ़ाऊंगा ये सब दाब वगैरह तो वहाँ पर वो चीज़ें आएंगी, तो उनको आपको अभी देखना नहीं है। हाइग्रोमीटर याद रखें, मैं अगर चलिए ठीक है लिख देता हूँ, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या नापता है मेरे भाई, यह ह्यूमिडिटी नापता है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी नापता है, आर्द्रता नापता है, ठीक है, कितना आर्द्रता है। तो यहां से दाब के बारे में कुछ आपने देख लिया, दाब के बारे में आपने चीजों को देख लिया, यूनिट्स को देख लिया, ये सारी बातें देख ली। चलूं आगे, चलिए। अच्छा, दाब की तरह यार एक यहां पे याद रखिएगा, प्रतिबल, एक यहां पे नाम याद रखिएगा, प्रतिबल, स्ट्रेस। प्रतिबल होता है, इसका भी यूनिट होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यह भी, इसका भी जो यूनिट है, यह भी, इसकी भी जो यूनिट्स हैं आप एक तरीके से दाब की ही बराबर होती हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, प्रतिबल जो होता है यह भी एक तरीके से, इसकी जो यूनिट्स वगैरह भी हैं वो किसके आ रही हैं, दाब के ही इक्विवेलेंट आ रही होती हैं। चलिए आगे चलता हूं। अब ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा सिनेरियो हल्का सा आपका चेंज करूँगा ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से जानने को और समझने का मौका मिले। देखिए हमने क्या क्या डील कर लिया, मैंने आपको कार्य के बारे में बताया, कार्य का दिखा आपने क्या क्या यूनिट्स वगैरह थी उसके बारे में बात करी हमने, है ना। अब ज़रा कुछ यहाँ पर जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, कि जो कि उन सबसे मिल कर के आती हैं, उसकी भी बात ज़रा यहाँ पर हम कर लेते हैं, है ना। आगे देखिएगा, घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी, घनत्व, है ना। घनत्व क्या होता है, घनत्व मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेंसिटी की यूनिट क्या लिख सकते हो, केजी प्रति मीटर क्यूब। तो आयतन की जो यूनिट हो गई वो लंबाई गुणित लंबाई गुणित लंबाई, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब,
ये यूनिट्स हो सकती हैं। द्रव्यमान मैंने आपको बता ही दिया, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इस सब में हो सकता है। तो ये इसकी यूनिट यहाँ पर हुई। आगे चलिए जरा देखता हूँ, ये तो घनत्व की बात हो गई आपकी, है ना। क्षेत्रफल की जरा बात कर लीजिए आप, क्षेत्रफल भी देख लीजिए जब देख रहे हैं तो। क्षेत्रफल, एरिया क्या होगा मेरे भैया, ये होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ये चीजें यहां हो गई। भार देख लीजिए आप, भार जिसको आप वेट कह रहे हैं, वह क्या होता है, mg, याद रखिएगा। m क्या है, मास, द्रव्यमान, और यह क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने पहले ही बोला था कि वही लोग देखें जो लोग मतलब उनको लग रहा हो कि हाँ भैया मैं इस चीज़ को संभाल सकता हूँ, वही देखें। बाकी लोगों को देखने का मतलब नहीं है, पर हाँ ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो mg क्या है, mg है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो या kg बटे मीटर और फिर बटा प्रति सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप इसको न्यूटन में ही बोल सकते हैं। यह भी भार जो है आपका बल है एक प्रकार का, तो इसकी यूनिट आप न्यूटन, डाइन बोल सकते हैं, ये सब बल की यूनिट्स हैं, है ना। तो यह भी भार भी क्या है, एक प्रकार का बल है। भार भी क्या है आपका, एक प्रकार का बल है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आएगा। मैंने दाब की बात की, ताप की बात की, ऊर्जा की बात की, ठीक है। अब ज़रा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको ज़रा देख लेते हैं। कुछ यंत्र आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ जो कि टेक्निकल हैं, वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपके, है ना। तो उसको ज़रा देखिएगा। जैसे बैरोमीटर आपने देख ही लिया, बैरोमीटर नहीं, सोनोमीटर, ठीक है, साउंड को नापता है, साउंड को मेजर करता है। और जरा देखिएगा वोल्ट मीटर, जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। वोल्ट मीटर या वोल्टेज को नापता है, या विभवांतर को नापता है। क्या नापना है, विभवांतर, ठीक है, क्या नापता है, विभवांतर। ऑडोमीटर जो गाड़ियों में आपका क्या लगा रहता है, जो मीटर लगा रहता है, व्हीकल जो इंडिकेटर नहीं बता रहा होता है, गाड़ियों में जो लगा रहता है, उसमें लगा रहता है। स्पीडोमीटर कह लीजिए आप इसको, स्पीडोमीटर, स्पीड नापने के लिए, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अभी तक समझ में आ रही होंगी। आप जरा देखिए हमने क्या क्या देखा, बहुत कुछ देख लिया। इधर देखी चीज़ें, ये सारी चीज़ें देखी, ये इनके बारे में बात की मैंने, यहाँ पे सवालें आपको बताई, यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात हुई। तो यहाँ अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको, मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ लेक्चर, है ना, क्योंकि मुझे अभी डायमेंशन पढ़ाने हैं, विमाएँ पढ़ानी है, और अच्छे से आपको यंत्र पढ़ाने हैं कि जिसमें वो यंत्र पूछे जाएंगे, है ना। और अभी बहुत सी यूनिट्स रह गई हैं जो कि मुझे बतानी है, ठीक है। अभी मैंने पूरा नहीं बताया है
किसी को लग रहा हो कि सर ने पूरा बता दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अभी इसका एक लेक्चर और चलेगा, तब जा करके उसमें ये सारी चीज़ खत्म होगी, जिसमें विमाएँ आएंगी और आपकी प्रमुख राशियां भी और आएंगी, जिनको मैं अभी सही से डील नहीं कर पाया हूं। ज़्यादातर तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले बता ही दिए हैं, पर अभी अभी बहुत सी चीज़ें रह गई हैं जिसको मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और नेक्स्ट क्लास भी इसी की ही रहेगी, लेकिन वह थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी। बीमाओं से बहुत ज़्यादा तो लिखा हुआ तो नहीं आता है, पर कुछ उसके जनरल चीज़ें आएंगी। मैं आपको बीमाएं निकालना बताऊंगा कि अगर फंस जाओगे तो क्या करोगे। वैसे हजारों हैं उसके फॉर्मूले, लेकिन कितना याद करोगे, केवल इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट उसमें याद करके चलेंगे, ज़्यादा उसमें कुछ डील करेंगे नहीं। पर यूनिट्स, मापन यंत्र, उसको मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। पीडीएफ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसी तरह लिखूंगा जिस तरह से लिख रहा हूं। ठीक है, तो चलिए कल मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम इसके। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसका एक लेक्चर और जाएगा, तो हम लोग परसों मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिए, खाना पीना खा लीजिए, और जितना भी मैंने पढ़ाया है अगर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे लिंक से, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपके काम का है या नहीं। अगर काम का नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, आप प्लीज़ उस पर कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर टीचर चेंज कर दीजिए। जाहिर सी बात है, यहाँ के जो मतलब जो भी जिनका चैनल है हमारे नितिन सर, वो ज़रूर मुझे यहाँ से निकाल देंगे, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। क्यों? क्योंकि वह बच्चों के साथ कतई भी किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करते हैं। ठीक है बात, पर मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो मुझे लग रहा है कि टू दी पॉइंट और बेस्ट कंटेंट है। क्लियर? तो चलिए कल मुलाकात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।